बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर हम फिर दोबारा से क्वीन एमसी क्रूस्कले मेथड जो है वो कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर 12 के अंदर आपको कंप्लीट 1 घंटा 21 मिनट के अंदर मैंने आपको बहुत ही बच्चों की तरह क्वीन एमसी क्रूस्कले मेथड जो है डिटेल से समझाया था। और मैंने साथ एक बात भी आपको क्लियर की थी कि ये जो मेथड है बहुत ही लॉन्ग है, लिहाजा ये अगर आता भी है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा, एमसीक्यूज या शॉर्ट के अंदर नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि अगर दोस्तों ये लॉन्ग में आता है तो आपको पता है पेपर में चॉइस भी होती है। तो अगर आप चाहें तो इस लेक्चर 12 और 13 के अंदर ये जो क्वीन एमसीक्यू के मेथड है इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो आप इसको अगर ये पेपर में अनलकीली किसी के पेपर में आ भी जाए तो आप वहाँ पे इसको चॉइस के तौर पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एज ए इंस्ट्रक्टर जो है आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट लेक्चर्स और एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन, लिहाजा मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, मैंने आपको इसको डिटेल से समझाना है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने इसको स्किप करना है या इसको अच्छे से समझकर पेपर के अंदर इसको चॉइस के तौर पर नहीं छोड़ना, तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दूं, लेक्चर 12 के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल से क्वीन एमसीक्यूज के लिए मेथड समझाया और उसके दोनों मेथड समझाए हैं। लिहाजा यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दी गई है ऑड प्राइम नंबर डिटेक्टर को क्वीन एमसीक्यूज के लिए मेथड के थ्रू सिंप्लीफिकेशन करने की, यहाँ पे मैं जस्ट टू द पॉइंट बात करूंगा। यहाँ पे लेक्चर 12 की तरह ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन चीज़ों को करूंगा। अगर आपको क्वीन एमसीक्यूज के लिए मेथड ज़्यादा डिटेल से समझना होगा तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर 12 देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो मैंने बातें की हैं ये सारी आपको समझ आ गई हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारा जो टॉपिक दिया गया वो है जी ऑड प्राइम नंबर डिटेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो ऑड क्या होता है। दोस्तों ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम मैथमेटिक्स में ऑड नंबर कहते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी भी दूसरे टेबल में डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो लिहाजा जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, यानी आपका एक ऐसा नंबर जो ऑड भी हो और वो एक प्राइम नंबर भी हो, तो हम उसे कहेंगे ऑड प्राइम नंबर डिटेक्टर। और ये डिटेक्टर का क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा सर्किट जिसको आप जब इनपुट दोगे तो ये आपको डिटेक्ट करके देगा कि आया कि जो आपने इसको इनपुट दी है उससे जो नंबर अखज़ हुआ है, जो नंबर फाइंड हुआ है, क्या वो नंबर एक ऑड प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो ये जो सर्किट होगा ये आपको दो ही आउटपुट देगा, या तो यस या नो। या तो ये कहेगा कि यस ये एक ऑड प्राइम नंबर है, या ये कहेगा कि ये एक ऑड प्राइम नंबर नहीं है। अब देखें यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर की इसने कुछ मिन टर्म में गिवन की है। पहला इसने ऑड प्राइम नंबर में दिया मिन टर्म के अंदर 1। अब देखें 1 जो है वो एक ऑड नंबर भी है जो 2 के टेबल में नहीं आता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। और दूसरा ये एक प्राइम नंबर भी है क्योंकि ये 1 जो है अपने टेबल के अलावा किसी भी दूसरे टेबल में डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 3 उसने एक एग्जांपल दिया। देखें 3 जो है ये भी एक ऑड नंबर है। अगर आप 3 को 2 के ऊपर डिवाइड करो तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, आपके पास रिमाइंडर में 1 बचेगा। और दूसरा ये जो 3 है ये अपने टेबल के अलावा किसी भी दूसरे टेबल में डिवाइड नहीं होता, लिहाजा ये 3 एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। इसी तरह बाकी भी सारे एग्जांपल दिए हैं 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31 तक सारी एग्जांपल जितने भी सारे मिन टर्म दिए हैं ये सारी की सारी वो मिन टर्म है जो ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। अब दोस्तों ये जो हमें मिन टर्म गिवन की गई हैं, इन मिन टर्म के आगे अगर आप गौर करें तो ये A B C D E ये 5 इसकी इस मिन टर्म की क्या गिवन की गई हैं? इनपुट्स गिवन की गई हैं। अब ये इसने 5 इनपुट क्यों दी है हमें? उसकी वजह ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको जो मिन टर्म पूरी करनी है वो कहाँ तक पूरी करनी है? 1 से लेकर 31 तक। तो अगर मैं 2 की पावर 5 लूँ तो हमारे पास जवाब आता है 1 2 3 4 5, हाँ तो हमारे पास जवाब आता है 32। तो ये देखो हमारे आंसर आया 32। तो यानी इस 32 के अंदर 1 से लेकर 31 तक ये तमाम की तमाम मिन टर्म जो है वो कवर हो रही हैं। यही वजह कि यहाँ पे चूंकि मैंने 2 की पावर 5 लिया, यही वजह यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 है। दूसरी बात, इन तमाम वेरिएबल्स के नीचे ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये बेसिकली बाइनरी है। किसकी? इन मीन टर्म्स की। 1 की ये बेसिकली ये 0 0 0 0 1 ये मीन टर्म 1 की बाइनरी है। उसके बाद 3 के आगे ये जो लिखा हुआ है 0 0 0 11 ये बेसिकली 3 की बाइनरी है। तो ऐसे ही बाकी सबकी उसने बाइनरी लिखी हुई है।
ठीक है, अब दोस्तों आपको ये स्टेप नंबर 1 तो समझ आ गया है कि ये मिन टर्म सारे आपको गिवन करेंगे। आप पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको सारे ये मिन टर्म देंगे। आपने इन मिन टर्म के अकॉर्डिंग जो है इसका बल्कि ट्रुथ टेबल में भी सर पूरा ही दें। ये पूरा ट्रुथ टेबल दें। अगर नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, आप इन मिन टर्म के अकॉर्डिंग इनकी बाइनरी लिख सकते हैं क्योंकि आपको बाइनरी लिखना आता है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस ट्रुथ टेबल को सिंप्लीफाई करना है। किसके थ्रू? क्वीन एमसी क्रूस्कुले मेथड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग करनी है। तो आपको पता है स्टेप नंबर 1 ये होता है, ये देखें, ये हमें सर ने मिन टर्म दी हुई है, ये सारी मिन टर्म दी हुई है और ये उनकी बाइनरी लिखी हुई है, ये हमें सर ने गिवन की थी। अब हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में आपको पता है हम क्वीन एमसीक्यू स्क्ले मेथड में ये करते हैं कि हम ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम अपनी एक कॉलम में तमाम की तमाम मिन टर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 इनपुट है, तो हमने 1 बाय 1 उनको एक एक कॉलम में लिख लिया। उसके बाद फिर एक कॉलम बनाते हैं यूज्ड का, जिसका मतलब ये होता है कि किस किस मिन टर्म को आप यूज कर चुके हैं। इसका आपको पता है, उम्मीद है आपने जब मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा तो आपको ये पता है यूज्ड हम कब इसको टिक करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये भी आपको पता है। ये जो पहला ग्रुप बना हुआ है, ये देखें, ये जो पहला ग्रुप है इसके अंदर मिन टर्म लिखी हुई है 1। अब दोस्तों इस पहले ग्रुप के अंदर वो मिन टर्म आई है जिसके अंदर नंबर ऑफ 1 सिर्फ एक ही है। उसके बाद ये जो सेकंड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इस सेकंड ग्रुप के अंदर वो मिन टर्म लिखी गई हैं जिन मिन टर्म की बाइनरी के अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप के अंदर वो मिन टर्म लिखी गई हैं जिन मिन टर्म की बाइनरी के अंदर नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 3 हैं। ऐसे ही आपको पता है कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सारा सिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है इसके अंदर ये वो मिन टर्म लिखी हुई हैं जिनकी बाइनरी के अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 है। तो ऐसे दोस्तों ये आप ग्रुपिंग करते हो, आपको बखूबी पता है कि ग्रुपिंग हम इस तरह से करते हैं कि पहले हम वो टर्म ढूंढते हैं जिनके अंदर कोई भी नंबर ऑफ वन, जिसकी बाइनरी में कोई भी वंस ना हो। फिर उसके बाद जैसे जीरो की बाइनरी के अंदर कोई भी वन नहीं होता, तो अगर यहाँ पे मान लो इस मिन टर्म के अंदर जीरो होता तो फिर हम सबसे पहले ग्रुप के अंदर जीरो वाली मिन टर्म लिखते। उसके बाद फिर हम सेकंड पे वो मिन टर्म ढूंढते हैं जिसमें नंबर ऑफ वन जो है वो एक हो। फिर उसके बाद अगले ग्रुप में नंबर ऑफ वन 2 होने चाहिए, वो मिन टर्म ऐड करते हैं। फिर ऐसे तरतीब से हम जो है नेक्स्ट ग्रुप के अंदर एक एक वन जो है बढ़ाते जाते हैं और अपनी मिन टर्म जो है कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये देखें, ये बेसिकली ऊपर वाला स्टेप ही है, यही स्टेप मैंने नीचे दोबारा से लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलें जी, अब यहाँ पे शुरू करें जरा। तो ये आपने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, ग्रुपिंग बना ली। अब इस ग्रुपिंग से आपने ये स्टेप नंबर 2 कैसे किया ये भी आपको पता चले। मैं थोड़ा सा एक दो दफ़ा रिवाइज करवा एक दो टर्म मैं रिवाइज करवाता हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगी, या आप डिटेल से देखने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर वॉच करें। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको पता है जब हम ये ग्रुपिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर हम अपने इस फर्स्ट ग्रुप की तमाम मिन टर्म को इस सेकंड ग्रुप की तमाम मिन टर्म के साथ कंपेयर करते हैं। और कंपेयर कैसे करते हैं वो आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप जिसकी टर्म को आपने कंपेयर करना है उसकी पहली टर्म को पकड़ो। जैसे यहाँ पे देखो, इस फर्स्ट ग्रुप की पहली जो टर्म है वो है 1। इस 1 जो मिन टर्म है इसके अंदर देखो कहाँ पे 1 है, कहाँ पे इसकी बाइनरी में कहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखें इसकी बाइनरी के अंदर ई जो है वो 1 है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप जिसकी टर्म के साथ आपने नेक्स्ट ग्रुप की जिन जिन टर्म के साथ आपने कंपेयर करना ना, उन टर्म के अंदर आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन से इस सेकंड ग्रुप के अंदर ऐसी टर्म है जिनके ई वेरिएबल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखें सब के सब टर्म की ई वेरिएबल की वैल्यू 1 है। तो यही वजह हम क्या करेंगे, हम फिर 1 को जो है एक दफ़ा 3 के साथ लिखेंगे। ठीक है, कंपेयर किया 1 और 3 के साथ, ये देखें 1,3 लिख दिया। उसके बाद 1 को 5 के साथ भी जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं 1 को 5 के साथ कंपेयर करूं तो देखो 1 की ई वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है और 5 की ई वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है, लिहाजा हमने इसको भी ऐड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 1 को 17 से अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो 1 की ई वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है और 17 की ई वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है, लिहाजा हमने यहाँ पे 1,17 लिख लिया। तो आपको ये पता लग गया हम कंपैरिजन किस तरह से करते हैं कि पहले ग्रुप की पहली टर्म को पकड़ते हैं, उसकी बाइनरी में देखते हैं नंबर ऑफ वंस कहाँ कहाँ है। तो जहाँ जहाँ नंबर ऑफ वंस हों नेक्स्ट ग्रुप के अंदर आप वो टर्म ढूंढते हो जिनके अंदर भी सेम उसी पोजीशन पे नंबर ऑफ वंस हों जो वंस आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब देखें जब आपने 1 और 3 को यहाँ पे ऐड किया तो देन आपने क्या चेक करना है, अब आपने इन 1 और 3 के जो बाइनरी है ना ये पूरी की पूरी ये देखनी है आपने। देखें 1 और 3 के ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लिख लिया।
उसके बाद 1 3 के बी वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0 0, दोनों वैल्यू सेम है। तो अच्छा आपको ये भी मैंने बताया था, अब ये हम लिखते कैसे हैं, अगर आपकी पहली टर्म और दूसरी टर्म मतलब जिन दो टर्म को आपस में आप कंपेयर कर रहे हो, तो जैसे आप 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हो, तो जिन दो टर्म को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, अगर उसके वेरिएबल की जो वैल्यू है दोनों टर्म के, अगर वो सेम हो तो उसको सेम एज इट इज लिख देते हैं। अगर डिफरेंट हो, दोनों टर्म के वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो, तो उसको उसकी जगह पे हम माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 और 3 के बी वेरिएबल की वैल्यू 0 0 मतलब सेम है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। उसके बाद 1 3 के सी वेरिएबल की वैल्यू भी सेम है, 0 है, 0 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद 1 3 के डी वेरिएबल की वैल्यू देखो डिफरेंट है, देखो उसकी 1 टर्म के डी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, जबकि 3 जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके डी वेरिएबल की वैल्यू 1 है, लिहाजा वैल्यू क्या है दोनों की डिफरेंट है, लिहाजा यहाँ पे हाइफन का सिंबल मतलब माइनस लगाएंगे। उसके बाद 1 और 3 के ई वेरिएबल की वैल्यू सेम है, मतलब 1 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप मेथड नंबर 2 फॉलो कर रहे हो, तो मेथड नंबर 2 में हम यहाँ पे बेसिकली मिन टर्म के आगे ये बताते हैं कि जिन दो हमने मिन टर्म को कंपेयर किया है उनके उनमें कौन सा वेरिएबल हमने रिमूव किया है। तो यहाँ पे आप गौर करो, ये जो हमने आंसर निकाला है, इस आंसर के ऊपर आपको पता है मैंने 2 की पावर की आंसर 2 की पावर को सॉल्व करूंगा, तो पहली 2 की पावर अगर 0 नहीं तो जवाब आता है 1, उसके बाद यहाँ पे जवाब आएगा 2, यहाँ पे जवाब आएगा 4, यहाँ पे जवाब आएगा 8, और उसके बाद यहाँ पे जवाब आएगा 16। तो मुझे ये बताएं किस 2 की पावर के नीचे माइनस है, तो यहाँ पे ये देखें ये 2 की पावर 1 का जो आंसर 2 है इसके नीचे देखें माइनस लगा हुआ है, लिहाजा यही वजह है कि जिस नंबर के ऊपर माइनस है ना वो वाला इसका मतलब आपने वेरिएबल रिमूव किया। तो यहाँ पे माइनस के ऊपर लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब मैंने ये कह दिया मैंने वेरिएबल 2 जो है वो रिमूव्ड कर दिए हैं। ठीक है, पोजीशन नंबर 2 के वेरिएबल जो है वो रिमूव कर दिया है। समझ गए, ये बेसिकली पोजीशंस हैं इनकी, अब ये समझ लो, चलो आसान और आसान कर दिया। 1 2 4 8 और 16 इनकी पोजीशंस हैं, यानी इस इन वेरिएबल से अगर मैं ऊपर लिख दूं तो यहाँ पे देखें ई की पोजीशन 1 है, डी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन 4 है, और बी की पोजीशन 8 है, और ए की पोजीशन 16। और ये पोजीशन कैसी है, ये 2 की पावर के साथ, 2 की पावर 0 हो तो यहाँ पे 1 आता है, 2 की पावर 2 1 हो तो जवाब 2 आता है, 4 8 और 16। तो यहाँ पे चूंकि डी वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट थी ना, क्योंकि डी वेरिएबल की वैल्यू की जगह भी माइनस लगाया ना हमने, तो लिहाजा यानी पोजीशन नंबर 2 वाले वेरिएबल को आपने रिमूव किया। तो यहाँ पे हमने जिस वेरिएबल को रिमूव करते हैं उसका लिख देते हैं कि हमने इस पोजीशन के वेरिएबल को रिमूव किया। अब एक और टर्म करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपने नेक्स्ट इसको कंपेयर किया 1 और 5 को, तो 1 के ई वेरिएबल की वैल्यू भी 1 थी और 5 के ई वेरिएबल की वैल्यू भी 1 थी, तो लिहाजा हमने इन दोनों को उठाकर यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों कंपेयर हो रही हैं आपस में। अच्छा जी उसके बाद जिसको आप कंप्लीटली कंपेयर कर लेते हो, जैसे देखो 1 को 3 5 और 17, मतलब इस 1 टर्म को नेक्स्ट ग्रुप के तमाम टर्म के साथ हमने कंपेयर कर लिया, लिहाजा यहाँ पे हम क्या लगाते देते हैं, टिक लगा देते हैं। जिस टर्म को मिन टर्म को नेक्स्ट ग्रुप के तमाम टर्म से कंपेयर कर लें उसको उसकी जगह पे टिक लगा देते हैं, मतलब ये यूज्ड हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं 1 और 5 को कंपेयर करूं, तो 1 और 5 के अंदर ए की वैल्यू क्या है, कॉमन है, बी की वैल्यू क्या है देखो सेम है, सी की वैल्यू 1 की और 5 की डिफरेंट है। तो देखो जहां पे वैल्यू आपको डिफरेंट मिली है उसके ऊपर पोजीशन क्या लगी हुई है 4, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया कि पोजीशन नंबर 4 के वेरिएबल को हमने क्या कर दिया है 1 और 5 को जब हमने कंपेयर किया तो उसके अंदर पोजीशन नंबर 4 के ऊपर जो वेरिएबल था यानी सी, उसको हमने रिमूव कर दिया उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो ये इस तरह 4 आ गया। अच्छा ये बाकी पूरा टेबल इस तरह ऐसे इसने सॉल्व किया हुआ है। तो अच्छा जी और ज़्यादा अगर डिटेल में देखना हो तो प्रीवियस वीडियो देख लें, अच्छा कंप्लीट आप। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है ये स्टेप नंबर हमारे पास 1 2 ये 3, ये स्टेप नंबर 3 अब हमने सॉल्व करना है। अब ये स्टेप नंबर 3 कैसे हम निकाला है ये बता देता हूँ आपको। देखिए अब हम सेम वही तरीका क्या करेंगे भला कि इस पहले ग्रुप की तमाम टर्म को इस सेकंड ग्रुप की तमाम टर्म के साथ 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 और 3 की जो मिन टर्म है पहली, इसको पकड़ा और इसको सबसे पहले 3,7 के साथ कंपेयर किया। लेकिन कंपेयर करते हुए आपने क्या देखना कि दोनों के रिमूव्ड वेरिएबल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मुझे बताएं 1,3 के रिमूव्ड वेरिएबल कितने हैं 2 हैं, और 3,7 के रिमूव्ड वेरिएबल कितने हैं 4 हैं, लिहाजा ये आपस में मैच नहीं कर रहे, लिहाजा इसको छोड़ दो। तो मतलब कहने का ये जनाब, आप ये जो आपकी टर्म है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो इस सेकंड ग्रुप की तमाम टर्म के साथ, तो आपने कंपेयर इस तरह से करना है। देखो 1,3 के कितने वेरिएबल रिमूव हुए हैं 2, लिहाजा अब आपने इस सेकंड ग्रुप के अंदर
वो टर्म ढूंढनी है जिनके अंदर वेरिएबल जो रिमूव हुए हैं वो 2 हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8, 16, 2। तो ये देखें पहली टर्म हमें ये मिल गई। कौन सी बोला? 1,3 को अगर मैं 5,7 से कंपेयर करूँ तो देखो दोनों के वेरिएबल रिमूव की वैल्यू सेम है। देखो इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। तो ये देखें यही वजह कि मैंने यहाँ पे 1,3, 5,7 लिख लिया। ये देखो इस टेबल में जरा गौर करो। ये देखो 1,3, 5,7 हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि इन दोनों टर्म के रिमूव्ड वेरिएबल की वैल्यू क्या है? सेम है। और यहाँ पे ये 2 कैसे आया? ये 2 बेसिकली ये बता रहा है कितने वेरिएबल हमने यहाँ पे रिमूव किए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 यहाँ से उठ के यहाँ पे आया। ठीक है, तो जो जिन दो टर्म को आपस में कंपेयर करें उनको लिखते हैं और उसके बाद जितने यहाँ पे वेरिएबल रिमूव हुए हैं वो वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें 1,3 को और नेक्स्ट अब कंपेयर करें 5,13 से, तो नहीं वो आपस में मैच नहीं करते। इसके वेरिएबल 2 हैं, इसके 8 हैं, ये भी मैच नहीं करते। अच्छा जी, इससे मैच कर रही है। ये देखो 1,3 और 17,19 आपस में मैच कर रहे हैं। देखो 1,3 के भी वेरिएबल 2 रिमूव हुए हैं और 17 और 19 जो टर्म है 17,19 उसके वेरिएबल भी 2 रिमूव हुए हैं। तो यहाँ पे देखो हमने नेक्स्ट लिख दिया नेक्स्ट रो में 1,3, 17, 19। ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इन जिन दो टर्म को हमने कंपेयर किया उनके अंदर हमने जब उनको कंपेयर किया तो उनके कितने वेरिएबल रिमूव हुए हैं? 2। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 लिख लिया है। उसके बाद अब ये देखें 1,3 को मैंने इस पूरे नेक्स्ट ग्रुप के तमाम टर्म से कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पे देखें टिक लगा दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट अब इस टर्म को उठाओ, मतलब अब नेक्स्ट टर्म की बारी 1,5 को। अब सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि पहले ग्रुप की तमाम टर्म को 1 बाय 1 नेक्स्ट ग्रुप की तमाम टर्म के साथ कंपेयर करते हैं 1 बाय 1। लेकिन कंपेयर करते हुए क्या देखते हैं कि दोनों के रिमूव्ड वेरिएबल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब 1,5 के रिमूव्ड वेरिएबल की वैल्यू है 4। तो हम इस सेकंड ग्रुप के अंदर वो टर्म ढूंढेंगे जिनके वेरिएबल रिमूव्ड की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर देखें पहली टर्म हमें ये मिल गई 3,7। तो यानी 1,5 को मैंने कंपेयर किया 3,7 के साथ, 3,7 के साथ। तो जब मैंने कंपेयर किया तो दोनों के वेरिएबल की वैल्यू सेम है। ये देखो इसके भी वेरिएबल की वैल्यू 4 है, इसके भी वेरिएबल की वैल्यू 4 है। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर करो तो आपने ये जो दो पहले से टर्म लिखी हैं अपने मतलब इस स्टेप के अंदर, ये जो टेबल के अंदर आपने पहले से दो टर्म लिखी हुई हैं, इनके अंदर 1,537 वाली टर्म ऑलरेडी मौजूद है। ये देखो जरा 1,537 वाली टर्म ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको मैंने बताया था अगर टर्म ऑलरेडी मौजूद हो तो फिर क्या करते हैं, उस टर्म को नई रो में ऐड नहीं करते बल्कि उसी सेम रो जिसमें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी सेम रो के अंदर उसके आंसर के आगे कॉमा लगा के नेक्स्ट जो आप टर्म ऐड करने जा रहे थे, जैसे ये टर्म ऐड करने जा रहे थे ना 1,5,3,7, तो इसके कितने वेरिएबल रिमूव हुए हैं? 4। तो यहाँ पे आगे कॉमा लगा के यहाँ पे 4 लिख दो। तो मतलब कहने का ये है कि 1,3,5,7 ये जो दो टर्म है इनके अंदर दो दो वेरिएबल रिमूव हुए हैं। पहले 2 वेरिएबल रिमूव हुए हैं, फिर उसके बाद 4 वेरिएबल रिमूव हुए हैं। ऐसे नेक्स्ट 1,3,17 और 19 जो टर्म है पूरी की पूरी, इसमें भी दो दफ़ा हमने कंपैरिजन किया और डिफरेंट कंपैरिजन के अंदर एक दफ़ा 2 वेरिएबल रिमूव हुए हैं और एक दफ़ा 16 वेरिएबल रिमूव हुए हैं। ठीक है, मतलब 16 वेरिएबल रिमूव होने का मतलब ये है बस 16 वाली पोजीशन का वेरिएबल रिमूव हुआ है। अच्छा जी, बाकी भी सेम एज इट इज ऐसे ही हमने किया। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। उसके बाद आप देखें इस टेबल से और इस टेबल से आपने नेक्स्ट अपना नेक्स्ट स्टेप करना होता है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा? यहाँ तक हम निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका ये वाला है। ये अब इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये देखें, ये 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31 ये जो आपके पास टर्म है ये बेसिकली आपके क्वेश्चन में गिवन थी। वो जो आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग के ऊपर आपको मिन टर्म गिवन थी ना, वो ऑड प्राइम नंबर वाली, वो सारी बेसिकली हमने वो टर्म यहाँ पे लिख रही हैं। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा फर्स्ट पे कॉलम बनाया। इस फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने अब यहाँ पे सारी क्या लिख रही हैं? बूलियन एक्सप्रेशन लिख रही हैं। अब ये 1 बाय 1 बूलियन एक्सप्रेशन कहाँ से आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह दोस्तों आई हैं कि ये जो आपने टेबल सॉल्व किया, इस टेबल के अंदर जो जो टर्म के यूज हो चुके हैं, मतलब जिनके अगर टिक लगा हुआ है उनको छोड़ दो, जिनके अंदर टिक नहीं लगा हुआ उनके अंदर देखो जनाब क्या जो है वो कौन सा वेरिएबल रिमूव हुआ है। ठीक है, तो इस टर्म को पिक कर लो। जो जिनके अगर टिक नहीं लगा हुआ मतलब जिनको आपने यूज नहीं किया हम उनको पिक कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये वाली ऐसी टर्म मिली है जो अभी यूज्ड नहीं हुई, मतलब 3,11। अब 3,11 के अंदर कितने वेरिएबल थे? 5 वेरिएबल थे A B C D E। लेकिन उस 3,11 के अंदर आपने कौन सी पोजीशन वाला वेरिएबल रिमूव किया था? 8 वाला। तो मतलब 8 वाले का मतलब ये है कि मतलब आपने B वाला वेरिएबल रिमूव कर दिया था। बाकी बच गए थे 4 वेरिएबल A
सी, डी और ई। तो लिख लो यहाँ पे ए, सी, डी और ई, 4 वेरिएबल बच गए थे आपके। तो जो टर्म यूज ना हुई हो उस टर्म के अंदर देखते हैं कि कौन सी पोजीशन वाला वेरिएबल रिमूव हुआ था। तो उस पोजीशन वाले वेरिएबल को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल होते हैं उनको लिख लेते हैं। उसके बाद लिखने के बाद उनके यूपर बार आएगी कि नहीं आएगी ये कैसे पता चलता है, उसके लिए आपको बखूबी पता, मैंने क्या बताया था भला। उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये टर्म आपने अभी अभी अनयूज्ड जो यूज नहीं है उस टर्म के, ये टर्म के अंदर जो भी मतलब वैल्यू लिखी हुई है 3,11, इनमें से किसी की भी बाइनरी चेक कर लो। तो मैंने 3 की बाइनरी चेक करता हूँ, तो 3 की बाइनरी के अंदर देखो ए की वैल्यू क्या है। 3 की बाइनरी के अंदर ए की वैल्यू है 0, तो 0 का मतलब है ए के ऊपर बार आ जाएगा। उसके बाद 3 के अंदर सी की बाइनरी है 0, तो सी के ऊपर भी बार आ जाएगा। उसके बाद 3 की बाइनरी के अंदर डी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे डी के ऊपर बार नहीं आएगा। ई की वैल्यू भी 1 है तो ई के ऊपर बार नहीं आएगा। तो इस तरह दोस्तों ये देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट ये टर्म लिख ली। तो ऐसे ही बाकी भी जो आपने टर्म यूज नहीं की इस टेबल के अंदर वो आपने कैलकुलेट करके उनकी यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो लिख लेनी है। उसके बाद फिर जब ये टेबल पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर देन ये जो टेबल है इसके अंदर ये जो आपकी 3 टर्म है इन टर्म को भी 1 बाय 1 आपने पकड़ना है और इनके अंदर भी जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो रिमूव हुए हैं उनको छोड़ दें जिस पोजीशन वाले, और बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे उनकी बूलियन एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, तो ये वो पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद ये जो टर्म हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखी है इनके आगे ये एक्स एक्स कैसे लगा है, तो वो आपको मैंने आपको यकीनन पता है कैसे मैंने लगाया भला। ये देखो ए प्राइम सी प्राइम डी ई, ये किस टर्म से मैंने उठाई थी, ये यहाँ से मैंने उठाई थी। ये टर्म है बेसिकली ये 3,11, 3,11 जिसका ये बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं ये जो है 3,11 जो है, ये जो 3,11 है तो आप क्या करोगे, ये बूलियन एक्सप्रेशन चूंकि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, चूंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन किसकी है, इस वाली टर्म की जो कि 3,11 है, तो यही वजह हमने इस बूलियन एक्सप्रेशन के आगे सेम रो के अंदर 3 के नीचे एक्स लगा दिया, मतलब क्रॉस लगा दिया, और 11 के नीचे क्रॉस लगा दिया। मतलब कहने का ये है कि बूलियन एक्सप्रेशन जिस टर्म की हो वो टर्म के अंदर जो भी आपके पास मेन टर्म गिवन हो उन मेन टर्म्स के नीचे जाके एक्स क्रॉस लगा देते हैं। ऐसे अगर मैं दोस्तों अब इसको अगर मैं देखूं, देखो ये जो मेन टर्म बूलियन एक्सप्रेशन आपने लिखी है ये किस किस मेन टर्म की है, तो ये आपकी इस मेन टर्म की है। ठीक है 5, 13, तो आपने क्या करना है इस बूलियन एक्सप्रेशन के आगे 5 के नीचे क्रॉस लगा देना और 13 के नीचे क्रॉस लगा देना। ऐसे ही बाकी सारा भी आपने पुट किया। उसके बाद जब ये सारा क्रॉस लग जाते हैं उसके बाद फिर हम क्या करते हैं वो वाले कॉलम देखते हैं जिन कॉलम के अंदर सिर्फ सिंगल एक्स है। तो यहाँ पे देखो इस 11 के अंदर सिंगल एक्स है उसको हाईलाइट कर लिया, फिर इसके अंदर सिंगल एक्स है इसको हाईलाइट कर लिया। तो ये जो आपने एक्स हाईलाइट किए हैं उनकी जो भी बूलियन एक्सप्रेशन है वो आप लिख लोगे। तो देखो पहला जो एक्स हमने हाईलाइट किया वो ये है ए बार सी बार डी और ई। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं प्लस, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने जो मार्क किया वो ये वाला एक्स मतलब क्रॉस है। तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बी बार सी बार ई। तो बी सी और ई, बी के ऊपर भी बार आएगा सी के ऊपर बार आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वीन एमसीक्यू स्क्वेयर मेथड। मैंने ना करते हुए भी देखें फिर अगेन से आपको इतना ज़्यादा टाइम लगा के फिर दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन करवा दिया अच्छे से। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक अब नेक्स्ट ईजी है, बस ये जो मुश्किल था वो गुजर गया। अच्छा नेक्स्ट है जी कम्बिनेशनल लॉजिक्स। अब दोस्तों ये कम्बिनेशन लॉजिक्स क्या होते हैं, देखें वो कहता है हमारे पास बहुत से डिफरेंट गेट्स होते हैं, जैसे एंड गेट होता है, आर गेट होता है, नॉट गेट होता है। ये डिफरेंट तरह के हमारे पास गेट्स हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर। कहता है इन तमाम गेट को अगर आप इंडिविजुअल यूज़ करोगे, मतलब अगर आप एंड गेट को अकेला यूज़ करो और गेट को अकेला यूज़ करो, तो कहता है अगर आप किसी भी गेट को इंडिविजुअली यूज़ करते हो ना तो उसका हमें कोई ज़्यादा यूज़फुल बेनिफिट नहीं होता है, उसका मतलब कोई ज़्यादा हमें कोई फंक्शन नहीं उसका मिलता, उसका कोई मतलब कोई आउटपुट नहीं होती है हमें यूज़फुल मिलती। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर अगर हमें यूज़फुल आउटपुट नहीं मिल रही तो फिर हम क्या करें, फिर दोस्तों हम जो है डिफरेंट ये गेट्स को मिलाकर सर्किट बनाते हैं जिससे हमें यूज़फुल फंक्शंस या फिर यूज़फुल जो है वो आउटपुट मिल जाती है। तो जब दोस्तों आप डिफरेंट गेट्स को कंबाइन करके एक सर्किट ड्रा करते हो तो उसको हम कहते हैं कम्बिनेशनल सर्किट, और उस सर्किट से जो आपको आउटपुट मिलती है, जो आपको लॉजिक जो है वो आप निकालते हो, उस लॉजिक को हम जो है कम्बिनेशनल लॉजिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको
उम्मीद है क्लियर हो गया। अब दोस्तों कम्बिनेशनल सर्किट जो है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, कम्बिनेशन सर्किट में मतलब जब आप डिफरेंट गेट्स को मिलाकर एक सर्किट ड्रा करते हो उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन सर्किट। तो कहते हैं कम्बिनेशन सर्किट को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो उसको हम एसओपी फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं या उसको पीओएस फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं। तो कहता है अगर आप किसी भी कम्बिनेशन सर्किट को एसओपी फॉर्म में इंप्लीमेंट करो तो कहता है उसके अंदर जो है 3 तरह के गेट यूज होते हैं। सबसे पहले कुछ नॉट गेट यूज होते हैं उसमें, और उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर उसमें एंड गेट यूज होते हैं डिफरेंट, और थर्ड स्टेप के ऊपर उसमें एक और गेट यूज होता है। चूंकि दोस्तों ये आपने कम्बिनेशन इसको, चूंकि ये कम्बिनेशन सर्किट है मतलब 3 डिफरेंट देखें गेट्स को मिलाकर हमने एक सर्किट बनाया था, तो सीधा कम्बिनेशन, और इसमें क्या हो रहा है मल्टीपल गेट्स मिलकर एक सर्किट बना रहे हैं, इसलिए इसको कम्बिनेशन सर्किट कहेंगे। और इसको एसओपी फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो एसओपी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट के, मतलब पहले प्रोडक्ट होगी तमाम इनपुट की। तो ये देखें एंड गेट क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट कर रहा है डिफरेंट इनपुट्स की, ठीक है। उसके बाद इन एंड गेट से जो आउटपुट मिलेगी प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट इनपुट प्रोडक्ट्स की, वो जो है फिर हम उसको फाइनली क्या करेंगे, सम करेंगे आर गेट के थ्रू। तो यही वजह के देखें इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आप अपने कम्बिनेशनल सर्किट को पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि सबसे पहले कुछ आपके पहले लेवल में आपके कुछ नॉट गेट लगते हैं, यूज होते हैं, फिर देन कुछ आर गेट इंप्लीमेंट होते हैं, और फिर लास्ट पे एंड गेट इंप्लीमेंट होता है। और इसको भी कम्बिनेशन सर्किट क्यों कहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंट सर्किट इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इसलिए इसको कम्बिनेशन सर्किट कह रहे हैं। दूसरा इसको पीओएस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखें पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, के मतलब पहले आपकी की तमाम इनपुट का सम होगा आर गेट के थ्रू। ये देखें डिफरेंट जो आर गेट है ये हमारी डिफरेंट इनपुट्स को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। उसके बाद इनकी जो आउटपुट आएगी उनको फाइनली हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका, किसके थ्रू, एंड गेट एंड गेट के थ्रू। तो इसलिए इसको इस जो है ना, अगर इस तरह आप लेवल्स यूज करो, 3 नॉट और नॉर सॉरी आर गेट और एंड गेट का, तो उसको हम कहते हैं पीओएस फॉर्म के अंदर हम अपना कम्बिनेशनल सर्किट जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्बिनेशन सर्किट। कहता है हम अपने कम्बिनेशन जो सर्किट्स होते हैं उनको किस तरह से डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए उसने हमें एग्जांपल दी है किसकी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट। अब ये एक एग्जांपल है किसकी, कम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने की, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सर्किट है ना एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट, ये बेसिकली एक एग्जांपल है किसकी, कम्बिनेशनल सर्किट की, ठीक हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सर्किट करता क्या है। दोस्तों ये एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, चाहे वो रो वाइज जुड़ी हों या वो कॉलम वाइज जुड़ी हों, मतलब एक दूसरे के साथ मिली हों, जो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट आगे लिखा हुआ है वंस, मतलब एडजेसेंट साथ मिले हुए, वंस मीन वन। तो मतलब वो कह रहा है कि अगर ऐसे वन जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो कहता है एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर अगर 2 वन एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहता है जो सर्किट इनको आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा, उस सर्किट को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट कहेंगे, ठीक है। तो चलें यहाँ पे सर ने जैसे कुछ एग्जांपल दी हैं, ये देखें ये डिफरेंट एग्जांपल दी हैं। ये एक ट्रूथ टेबल है, देखें इस ट्रूथ टेबल के अंदर डिफरेंट इनपुट्स हैं और ये इसकी सिंगल आउटपुट है। अब जरा आप गौर करें, यहाँ पे देखें ए बी सी डी 4 जो है वो क्या है जी, इनपुट्स हैं यहाँ पे। अब इस इनपुट के नीचे जो ये जो बाइनरी लिखी हुई है जैसे 0 0 0 0, अब इस बाइनरी के अंदर जो है इसकी आउटपुट जो एफ है वो 1 तब होगी जब इस पूरी बाइनरी के अंदर उसको 2 1 ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ लिखे होंगे। तो मुझे ये बताएं इस पहली पूरी रो के अंदर, मतलब पूरी रो मतलब ये जो पहली 4 इनपुट्स हैं इनके अंदर आपको कोई भी 1 दिखाई दे रहा है, नहीं। चलें इस पे चलते हैं। यही वजह कि यहाँ पे आउटपुट 0 आई है, क्योंकि इसने आउटपुट 1 तब देनी है जब इसको कम से कम 2 1 ऐसे मिले जो एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं। अब देखें इस पूरी लाइन के अंदर, मतलब इस पूरी इनपुट के अंदर सिर्फ एक ही 1 है, लिहाजा यहाँ पे भी 2 1 नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि मिनिमम 2 1 हो फिर ही ये 1 आउटपुट देगा। उसके बाद नेक्स्ट इस रो में अगर आप गौर करो, देखो 0 0 0 कोई भी 1 नहीं है इस आउटपुट में। देखो तो ये देखो जरा 0 0 1 1, तो ये देखो ये जो 1 और ये 1 है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ रो वाइज क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के यहाँ है एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ पे देखें इसकी आउटपुट क्या आ गई है, 1 आ गई है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्किट है कि जो तब आउटपुट 1 देगा जब इसको कम से कम 2 1 ऐसे मिलेंगे इनपुट के अंदर जो एक दूसरे के एडजेसेंट है। ऐसे ये देखो यहाँ पे देखो हमें इस इनपुट के अंदर देखो 2 1 ऐसे मिले हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये देखो इसलिए इसकी आउटपुट 1 आ गई है, ठीक है।
तो दोस्तों मैं ये बता रहा था आपको कि जहाँ पे भी इसको इनपुट के अंदर 2 कम से कम 1 ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे, तो ये आपको आउटपुट 1 देगा। अब देखें यहाँ पे देखें 3 1 आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो यानी यहाँ पे भी ये आउटपुट 1 दे देगा। चलें जी, बाकी भी सारा इसने टेबल ऐसे ही फिल किया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब वो कह रहा है कि हमें इस अपने कॉम्बिनेशनल एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट को बनाने के लिए डिफरेंट गेट्स को हम मिलाएंगे आपस में, और उन गेट्स की वजह से हमारा ये सर्किट जो है कंप्लीट होगा। अब ये देखें यहाँ पे उसने एक आपको सर्किट शो किया। इस सर्किट के अंदर अगर आप गौर करो तो सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना कि आज ये एक कम्बिनेशनल सर्किट है। यस, इसमें देखिए डिफरेंट गेट यूज़ हो रहे हैं। देखिए डिफरेंट सबसे पहले नॉट गेट लगे हुए हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट जो है वो एंड गेट लगे हुए हैं, फिर लास्ट पे एक आर गेट लगा हुआ है। तो ये डिफरेंट गेट्स की वजह से ये एक कम्बिनेशन सर्किट बन गया। उसके बाद ये सर्किट अब करेगा क्या, ये सर्किट बेसिकली आउटपुट 1 तब देगा जब इसको कम से कम 2 इनपुट ऐसी मिलेंगी जो एक दूसरे के साथ हों और उन दोनों की वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो ये सर्किट बेसिकली एसओपी फॉर्म में है। एसओपी फॉर्म में क्या होता है आपको पता है ना, पहले प्रोडक्ट होती है फिर उसके बाद सम होता है। तो ये एसओपी फॉर्म का एक सर्किट है, फॉर्म के अंदर एक सर्किट है जो कि एक कम्बिनेशन सर्किट है, और ये डिटेक्ट क्या कर रहा है, वंस एडजेसेंट वंस डिटेक्टर है ये एक। ठीक है, ये उसका सर्किट है। उसके बाद ये एक आपको पता, ये भी आपको पता कि अगर बहुत बड़ा सर्किट हो तो उस बहुत बड़े सर्किट को अगर हमने शॉर्ट सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे के पूरे सर्किट की जहाँ जहाँ इनपुट 1 आ रही है, अब हमें क्या पता चलेगा कि इस पूरे सर्किट की आउटपुट 1 कहाँ कहाँ आ रही है, तो वो आपको यहाँ पे इस ट्रूथ टेबल के अंदर दिखाया गया। ये अगर आप गौर करें तो इस ट्रूथ टेबल के अंदर ये जो एफ वाले कॉलम है दोनों, इनके अंदर जहाँ जहाँ 1 है ना, इस 1 का मतलब है यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1 है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर, एफ वाले कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ 1 है ना, उस 1 वाली डेसिमल वैल्यू की इक्विवेलेंट आप जो है एक के मैप बनाओगे सबसे पहले। और ये 4 वेरिएबल के मैप है क्योंकि आपके ऊपर ट्रूथ टेबल में 4 इनपुट्स हैं, तो 4 वेरिएबल के मैप बनाया। उस 4 वेरिएबल के मैप के अंदर ये जो नंबर ऑफ वंस है ये कैसे पुट किए हैं, ये ऊपर हमने ट्रूथ टेबल को देखकर ये नंबर ऑफ वंस पुट किए हैं। उसके बाद चूंकि ये एक एसओपी फॉर्म है, मतलब मिन टर्म है, और आपको पता है मिन टर्म की फॉर्म के अंदर हम अपने के मैप के अंदर जो नंबर ऑफ वंस वाले सेल्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं, फिर उनसे जो एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करते हैं, उस सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन से हमने ये देखें सिंपली एक सर्किट बना दिया। और ये भी सर्किट क्या कर रहा है, ये भी आपके एडजेसेंट वंस को जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो इतना बड़ा ऊपर सर्किट कम्प्लेक्स सर्किट था, इस कम्प्लेक्स सर्किट का भी ये सेम सर्किट जो है स्मॉलेस्ट जो सर्किट है ये भी सेम आंसर देगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपको ये समझाया जा चुका है कि अगर आपके पास एक बहुत कम्प्लेक्स सर्किट हो तो आप उस कम्प्लेक्स सर्किट को पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगी उस एक्सप्रेशन से आप एक सिंपल सर्किट भी ड्रा करके अपना काम जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये जो सर्किट है इसके अंदर क्या यूज़ हो रहे हैं, 2 गेट यूज़ हो रहे हैं, एक एंड गेट यूज़ हो रहा है और एक आर गेट यूज़ हो रहा है। और आपको पता है कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये समझाया था कि अगर आपके सर्किट के अंदर एंड गेट और आर गेट यूज़ हो रहा हो तो आप इनकी जगह पे यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करके भी अपना काम ले सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये 2 इसने सर्किट दिखाए हुए हैं। इन सर्किट के अंदर बेसिकली आप गौर करो तो यहाँ पे देखो नैंड गेट यूज़ हुए हैं, ये नैंड गेट यूज़ हुए हैं, और यहाँ पे देखो आप गौर करो जरा नैंड गेट। ठीक है, तो देखो नैंड गेट को बेसिकली इंप्लीमेंट करके हमने सेम वही आउटपुट निकाली है जो बेसिकली इस सर्किट से आ रही थी। ठीक है, तो ये बेसिकली वो ये प्रूफ करना चाहता है कि अगर आपके सर्किट के अंदर एंड गेट और आर गेट लगे हुए हैं तो आप उनकी जगह पे नैंड गेट का इस्तेमाल करके और नॉर गेट का इस्तेमाल करके भी अपने सर्किट को फुलफिल कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आपने एडजेसेंट वन डिटेक्टर सर्किट बनाना हो तो उसको आप पीयूएस फॉर्म के अंदर भी बना सकते हो। तो और पीयूएस फॉर्म के अंदर आपको पता क्या होता है, पहले जो है सम किया जाता है तमाम इनपुट्स का। तो ये देखो पहले कुछ नॉट गेट लगे हुए हैं, फिर उसके बाद सम करने के लिए कुछ आर गेट लगे हुए हैं, फिर उन आर गेट से प्रोडक्ट करने के लिए हमने एक एंड गेट लगाया हुआ है। और इस पूरे सर्किट को अब जो है ये बहुत कम्प्लेक्स सर्किट है और ये एक पीयूएस सर्किट है, मतलब ये एक पीयूएस मतलब मैक्स टर्म का सर्किट है। अभी इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे हम के मैप के थ्रू, और ये देखें इस के मैप के अंदर हमने जीरो वाले सेल्स की क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे जीरो वाले सेल की ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मैक्स टर्म है। आपको पता है मैक्स टर्म के अंदर हम जीरो वाले सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं और मिन टर्म के अंदर हम वंस वाले सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं। बाकी नेक्स्ट उसने वही बताया हुआ है कि ये जब ग्रुपिंग करने के बाद जो हमारी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगी, उस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से ये देखें हमने एक सिंपल सर्किट बना लिया है। और ये सिंपल सर्किट सेम वैसे ही काम करेगा जैसे आपका ये पीओएस के अंदर ये कम्प्लेक्स सर्किट जो है एडजेसेंट वंस जो है वो आपको डिटेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने ये नेक्स्ट बताया कि इसी सेम सर्किट को आप जो है नॉर गेट के थ्रू
नॉट गेट के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये देखो उसने डिफरेंट नॉट गेट जो है यूज करके आपको सेम यही सर्किट बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एडजेसेंट वन डिटेक्टर सर्किट। कहता है अब ये जो ऊपर आपने एडजेसेंट वन डिटेक्टर सर्किट पढ़ा है उसका टाइमिंग फंक्शन कैसे वर्क करेगा। तो ये देखो जरा, आपको अभी क्या पढ़ा है, मैंने समझाया कि एडजेसेंट वन डिटेक्टर का मतलब ये है कि ये आपको आउटपुट वन तब देगा जब इसको कम से कम दो इनपुट ऐसी मिले जो एक दूसरे के साथ हों और उन दोनों की वैल्यू क्या हो, वन हो। अब देखो सबसे पहले अगर आप गौर करो दोस्तों, तो ये देखें ये जो 1 2 3 है ये क्या है, ये 1 2 3 बेसिकली आपकी आउटपुट है, लेकिन ये आउटपुट किन की है, ये देखें ये सर्किट के अंदर देखें 1 2 3, ये जो पहले 3 गेट्स है ना इनकी जो आउटपुट आएगी ना उसको उसने बेसिकली 1 2 और 3 का नाम दिया हुआ है, और उसके बाद ये जो फाइनल सर्किट की जो आउटपुट आएगी उसको उसने एफ का नाम दिया हुआ है। आप समझाइए उसने 1 2 3 क्यों कहा है, 1 2 3 बेसिकली इन आर गेट की आउटपुट को उसने नाम दिया है, और जो फाइनल आपकी आउटपुट है उसको उसने एफ का नाम दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट अगर आप गौर करो तो ये देखो जरा, यहाँ पे वो बेसिकली आउटपुट दिखा रहा है और आपने बेसिकली यहाँ पे मेन आउटपुट चेक करनी है अपनी, ये जो एफ वाली है क्योंकि हमने इसको चेक करना है। अब देखिए ये एफ वाली जो आउटपुट है ये वन कब होगी भला, जब इसको कम से कम दो इनपुट वन मिले और वो दोनों एक दूसरे के करीब मतलब साथ साथ लिखी हो। अब देखो अगर आप इस टाइमिंग फंक्शन के अंदर T2 वाले टाइम को चेक करो तो देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पर सॉरी इसको नहीं T13 को, सॉरी मैं T12 की बात कर रहा हूँ। ये देखें ना अगर 3 को आप चेक करो तो टाइम T3 के ऊपर देखो जो D इनपुट है वो भी वन है, आपको ना स्क्वायर वेव अगर ऊपर की तरफ हो इसका मतलब उसकी वैल्यू वन है, और ये देखो जो उसके साथ एडजेसेंट इनपुट है C उसकी इनपुट भी क्या है, वन है। तो ये देखें दोनों इनपुट क्या क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ मिली हुई हैं और दोनों की वैल्यू क्या है, वन वन है। लिहाजा यहाँ पे देखें आउटपुट क्या आ गई है, वन आ गई है फाइनल सर्किट की। इसी तरह अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये देखो जरा, अगर आप T6 चेक करो मतलब टाइम 6 के ऊपर अगर आप चेक करो तो ये देखो C जो है, C इनपुट जो है उसकी इनपुट क्या वन है, और जो उसके बिल्कुल साथ इनपुट है B उसकी इनपुट भी क्या है, वन है। तो दोनों इनपुट एक दूसरे के करीब है और दोनों की वैल्यू क्या है, वन वन है। लिहाजा यही वजह कि यहाँ पे हमारी फाइनल आउटपुट वन आई है। और बिल्कुल उसी के साथ देखें T7 के ऊपर भी आप अगर आप चेक करो तो देखो हमारी जो इनपुट है D और C दोनों क्या है, वन वन है। देखें D भी वन है C भी वन है, दोनों कलेक्टिवली वन है। लिहाजा मतलब एक दूसरे के करीब करीब भी है, दोनों की वैल्यू वन है, यही वजह यहाँ पे आउटपुट वन आई है। तो ये बेसिकली टाइमिंग फंक्शन है जो आपको बेसिकली ये शो करा कि ये कैसे हमने वर्क किया है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है अगला टॉपिक एक्टिव लो हाई इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब बड़ा इजी है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, बड़ा इजी ये चीज़ लिखी हुई है। तो देखें दोस्तों एक्टिव इनपुट्स वो होती हैं जिनके अंदर नॉट वो इनपुट्स, गौर से बात सुनिएगा, सॉरी एक्टिव हाई इनपुट्स की पहले बात करता हूँ। तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, पहले मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, एक्टिव हाई इनपुट्स की। दोस्तों वो इनपुट्स जिनके अंदर नॉट गेट का इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसे इनपुट्स जिनके अंदर नॉट गेट का इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसे इनपुट को हम एक्टिव हाई इनपुट्स कहते हैं। और ऐसी आउटपुट्स जिनके अंदर नॉट गेट का इस्तेमाल ना किया गया हो उनको एक्टिव हाई आउटपुट कहते हैं। तो सिंपल, ऐसे इनपुट और आउटपुट जिनके अंदर नॉट गेट का इस्तेमाल ना किया गया हो उनको हम एक्टिव हाई इनपुट्स एंड आउटपुट्स कहते हैं। और ऐसी इनपुट और आउटपुट्स जिनके अंदर नॉट गेट का इस्तेमाल किया गया हो उनको हम एक्टिव लो इनपुट्स एंड आउटपुट्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी उसने दी हुई है। देखिए ये एक सर्किट है, अब इस सर्किट के अंदर अगर आप गौर करो तो देखो ये इस गेट को इनपुट मिल रही है दो, और उनके शुरू में ये जो सर्कल बेसिकली नॉट गेट को शो कर रहा है। देखो इस इनपुट के ऊपर भी उसको क्या मिल रहा है, नॉट गेट लगा हुआ है। यहाँ पे भी नॉट गेट, यहाँ पे भी नॉट गेट, और ये जो आपकी आउटपुट है वहां पे भी देखो नॉट गेट लगा हुआ है। देखो इनपुट्स के ऊपर भी नॉट गेट यूज हो रहे हैं और आउटपुट के ऊपर भी नॉट गेट यूज हो रहा है। तो उसने क्या कहा था भला कि अगर आपके सर्किट के इनपुट्स के ऊपर भी नॉट गेट हो, आउटपुट के ऊपर भी नॉट गेट हो, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव लो इनपुट्स एंड आउटपुट्स। और अगर आपके सर्किट के अंदर इनपुट्स और आउटपुट के अंदर नॉट गेट का इस्तेमाल ना किया गया हो तो उसको हम कहते हैं एक्टिव हाई इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक हो गया, चलें जी। तो ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट उसने एक टाइमिंग फंक्शन बनाया हुआ है, इस टाइमिंग फंक्शन के अंदर बेसिकली वो आपको फिर से एक टाइमिंग डायग्राम शो कर रहा है एक्टिव लो एंड हाई इनपुट्स की, जिसके अंदर बेसिकली आपकी एफ जो आउटपुट है वो कब लो हो रही है कब हाई हो रही है ये उसके बारे में डिटेल से बता रहा है। तो इसको आप
जो है ना वो खुद भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं आपको ऊपर अभी-अभी समझा के आ चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली ये थोड़ा-सा फ़र्क इस टाइमिंग फ़ंक्शन के अंदर थोड़ा-सा फ़र्क क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अब आपने क्या किया है, अपने इनपुट्स और आउटपुट के ऊपर क्या लगा दी हैं, नॉट गेट लगा दी हैं, यही वजह। तो बस मेन कंसेप्ट आपको समझाना ये था मैंने। मेन कंसेप्ट बस आपको ये समझाना था मैंने कि एक्टिव लो इनपुट्स आउटपुट्स क्या होती हैं और एक्टिव हाई इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।